नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम बात करेंगे ऑटोक्रेसी के बारे में। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटोक्रेसी की कई सारी मीनिंग होते हैं, मीनिंग से भी समझ सकते हो। पहला होता है एकतंत्र, दूसरा होता है निरंकुश, तीसरा होता है राज्य शासन, चौथा होता है तानाशाही या मनमौजी सरकार। देखिए, एक तंत्र का मतलब क्या होता है? सिंगल पावर हैंडल, यानी कि जो सिंगल पावर से चलती है, यानी कि उसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिससे कोई रोक ना सके। राज्य शासन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ राजा की शक्ति, प्रजा की भी नहीं चलती है। ओके। एक होती है तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या होता है? वही ऑटोक्रेसी का मतलब तानाशाही, जहाँ पे ताना मार मार करके आपसे काम कराया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे जबरदस्ती चीजें इन्वॉल्व की जाती है, आपके ऊपर डाली जाती है, उसे हम तानाशाही कहते हैं। मनमौजी का मतलब क्या होता है? मन से चल रही सरकार, चल रही है तो चल रही, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं। आगे समझते हैं। Autocracy refers to a form of government in which a single individual holds absolute power and authority, making all decisions without a significant input from citizens. The autocratic ruler typically has unchecked control lower, वहाँ पे level नहीं है, lower है, the legislative, executive and judicial branches, leading to a limited political freedom and the lack of check and balance. समझते हैं? यहाँ पर दो तीन चीजें बोलेगी। पहला, सिंगल इंडिविजुअल होल्ड। सिंगल इंडिविजुअल होल्ड का मतलब क्या होता है? एक ही व्यक्ति ने पूरी की पूरी पावर होल्ड कर रखी है। एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी मेकिंग ऑल डिसीजन। सबसे पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट पावर मेकिंग ऑल डिसीजन क्या मतलब हुआ इसका? एब्सोल्यूट मेकिंग यानी कि जो पावर है वो एक व्यक्ति के पास है, वही सारे के सारे डिसीजंस लेता है। ओके। द ऑटोक्रेटिक रूलर टिपिकली हैज अनचेक चेक लोअर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। देखिए, जितने भी लाइक बॉडीज होती है गवर्नमेंट की, क्या क्या होती है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका। उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको सीधे सीधे ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप कंट्रोल करता है। आगे समझते हैं कि देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के हम बेसिकली तीन बॉडी को जानते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एक्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। ओके। इन तीनों को हम जानते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है कि इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? डिक्टेटरशिप। इसीलिए डिक्टेटरशिप में क्या कहा गया है? सबसे पहला पॉइंट होता है, इज एन ऑटोक्रेटिक पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल रूलर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया? कंसंट्रेटेड द हैंड्स ऑफ अ सिंगल रूलर, यानी कि जो पावर है वो किसके पास है? एक ही व्यक्ति के पास में है। एक ही व्यक्ति सारे के सारे डिसीजन ले रहा है। सपोज करो आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में आपने 100% पैसा लगाया है, और उस 100% पैसे का पावर क्या है कि आप जो डिसीजन लोगे वही माना जाएगा। लेकिन एक दूसरी कंपनी भी है, उस कंपनी में आपने 50-50 लगाया है। 50-50 का मतलब कि आपके दो दोस्त हैं, एक ने 50 लगाया और आपने 50 लगाया, तो जो डिसीजन रहेगा वो दोनों का रजामंदी से रहेगी। तो वो डेमोक्रेसी का एग्जांपल है और यहाँ पर ऑटोक्रेसी का एग्जांपल है। अगला पॉइंट क्या है इसका? सिटीजंस इन अन ऑटोक्रेसी हैव अ लिमिटेड से इन गवर्नमेंट डिसीजन। सबसे पहले क्या समझते हैं कि जहां पर पीपल होते हैं, जो रूल बाय द पीपल होता है, वहां पर व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन जो रूल बाय द डिक्टेटरशिप होता है, ओके, वहां पर व्यक्ति नहीं बोल सकता, लिमिटेड बोलता है, ज्यादा वो बोल नहीं सकता, किसी के बारे में उल्टा नहीं बोल सकता, वरना गोली मार दी जाएगी। आके समझते हैं सबसे अच्छे पॉइंट्स को। देखिए, बेसिकली यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एडवांटेज। देखिए, डिसीजन फास्ट मेकिंग। डिक्टेटरशिप के अंदर में जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा वो डिसीजन फास्ट मेकर। फास्ट डिसीजन लेते हैं, एकदम रुकते नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है इनको, डिसीजन सारे के सारे फास्ट लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट नीडिंग टू कंसल्ट लार्ज ग्रुप। कंसल्ट लार्ज ग्रुप यानी कि आपको पूरी की पूरी सभा बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सारे डिसीजन खुद ले सकते हो। ओके। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा समझते हैं। देखिए, इसका फायदा क्या है? एडवांटेज इन अर्जेंट सिचुएशन। ये बहुत बड़ा फायदा है। जब आप डिसीजन ले रहे होते हो तो गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपको एक ग्रुप चाहिए होता है, उस ग्रुप में जो डिसीजन लेना पड़ता है उसमें सभी की मेजोरिटी चाहिए होता है। अगर मेजोरिटी में आपको वोट मिलेंगे तभी आप उस डिसीजन को एप्लीकेबल और इनेबल कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो डिसीजन डिक्टेटरशिप ने बोल दिया, जो डिसीजन ऑटोक्रेसी में बोला गया, वो एक ही व्यक्ति के वास्ते बोला गया। मेरा, वो कहते हैं, आपने सुना होगा राजमाता कहती है मेरा वचन ही है शासन। तो वैसे ही डिक्टेटरशिप भी कहता है मैंने जो बोल दिया वही शासन है, मेरा वचन ही है शासन। आगे समझते हैं क्लियर अकाउंटेबिलिटी। ये एक सबसे अच्छा पॉइंट क्यों है? तो क्या देखिए, जब एक ग्रुप वाली कंपनी होती है जिसमें पावर शेयरिंग होती है, अगर आप 50-50% लगा करके अगर आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो 50-50 में होता क्या है? अब आप इस चीज को समझना। मान लो मैंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरी कंपनी की रेपुटेशन पिट गई,
तो उससे होगा क्या कि जिसने 50% लगा रखा है वो मुझे आकर के बोलेगा कि भाई तुमने तो बोला था कि हाँ पैसे लगाए हैं, बट ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है एक ही व्यक्ति के पास में, जो होगा मेरे साथ होगा, मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या बोला है, सोल डिसीजन मेकर, एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटेड है वो। अकाउंटेड का मतलब अकाउंटेबल, यानी कि वो जिम्मेदार है, उसका जो भी फल आएगा वो उसका जिम्मेदार रहेगा। तो यहाँ पर ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि नहीं यार मेरा पैसा डूब जाएगा, ये वो डूब भी सकता है, पर इसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इन केस ऑफ होता क्या है कि जब आप ग्रुप में कंपनी चलाते हो, जो आपकी ग्रुप वाली कंपनी, उसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जब आप उस काम को कर रहे हो तो उस काम में अगर प्रॉफिट होगा, अनप्रॉफिट होगा, तो भुगतना सबको पड़ेगा। आगे समझते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, कंसिस्टेंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। सपोज दैट अगर मैं सिंगल अगर मेरी कंपनी के अंदर में मेरे को कोई डिसीजन लेना होगा तो मुझे किसी की नीड नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मैं एक बार बोलूंगा वो फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और कंपनी में, जो ग्रुप वाली कंपनी है, उसमें क्या होगा, अगर एक मेरा दोस्त है तो हम दोनों को मिलकर के डिसीजन करना पड़ेगा कि यार ये वाली पॉलिसी हम लाना चाहते थे, क्या ला सकते हैं, ला तो सकते हैं, पर उसमें उसकी भी नीड पड़ेगी। अगर वो मुझे बोलेगा कि हाँ ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे समझते हैं एफिशिएंट इन क्राइसिस मैनेजमेंट। चलो समझते हैं। देखो, जब क्राइसिस आता है, जब मुसीबत आती है, तो आप अकेले डिसीजन नहीं लेते हो, आपको एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है, ऐसे करना है। पर सोल डिसीजन में क्या होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ना, हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर में बोल दिया कि गोली मारनी है तो मार दो, बात खत्म, बाकी मैं जो है देख लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स, फास्टेस्ट डिसीजन लिया जाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर में भी बोला गया, अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया के अंदर में जितने भी लोगों को नॉर्थ कोरिया के अंदर में बताया गया था कि जैसे कोरोना जब हुआ था तो वहां पर अगर 10 लोग हैं, सुबह को 10 लोग हैं कोरोना से जो ग्रस्त लोग हैं, शाम को 0 होते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर तुरंत ही रिस्पॉन्स किया जाता था, तुरंत गोली मार करके कहानी खत्म कर देते थे। डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज की तरफ जाते हैं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब एक जो देश, ऐसा देश जिस देश के अंदर में एक पावर चलती है, मान लो लैक ऑफ क्रिएटिविटी आती कहां से, आप सपोज करो, आप इमेजिन करो, आप अपनी कंपनी के अंदर में एक सपोजिंग कोई आपका एम्प्लॉय है, वो आपसे आकर के कहना चाहता है कि मुझे ये चीज लानी है, पर वो नहीं ला पाएगा क्योंकि उसको डर है कि कहीं आप इस चीज को रिजेक्ट ना कर दो। तो इससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो इस इंसान को इनसिक्योरिटी फील होती है कि मैं इतनी मेहनत भी करूंगा और क्या फायदा, मेरी मेहनत का मुझे फल भी ना मिले। तो यहाँ पे डिस्करेज फ्रॉम द शेयरिंग आइडियाज, टेकिंग इनिशिएटिव ड्यू टू द फियर, रिप्रेसेसिव फ्रॉम द लीडर एंड हिंडरिंग इनोवेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि डिस्करेज फ्रॉम शेयरिंग आइडिया, हिम्मत नहीं होगी कि यार वो मेरे को बताएगा, वो मुझे नहीं बताएगा क्योंकि उसे पता है कि ना ही कर देगा ये। आगे समझते हैं लो एम्प्लॉय मॉडल। लो एम्प्लॉय मॉडल का मतलब कहता है डिसीजन मेकिंग एन एम्प्लॉय कैन फील द अंडर वैल्यूड एंड डीमोटिवेट लीडिंग टू द मॉरल एंड पोटेंशियल जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, लो मोरल वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसे पता है कि उसे अपनी जॉब को सिक्योर करना है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है, पर वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं आज अगर यहाँ से निकल गया तो मुझे कहीं और जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता। हो सकता है कि आपने बोला कि तुमने काम खराब करा है और तुमने पता कि तुमने काम बहुत अच्छा करा है, पर तुम्हें तो इस चीज को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने काम खराब करा है, वरना कल को क्या होगा, वो तुम्हें टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट होने के बाद में फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आगे समझते हैं पोटेंशियल फॉर अब्यूज पावर। कठपुतली, सिंपल समझते हैं, इसका मतलब होता है कठपुतली, जैसे चाहे वैसे नचा सकती है कंपनी तुमको। अगला समझते हैं लिमिटेड इनपुट एंड फीडबैक। देखिए हमारे बाहर के देशों में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जिन देशों में फेसबुक नहीं चलता है उन देशों में कुछ और चलता है, जिन देशों में व्हाट्सएप नहीं चलता है उन देशों में कुछ और चलता है, जिन देशों में इंस्टाग्राम नहीं चलता उन देशों में कुछ और चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पे लिमिटेड इनपुट का मतलब क्या है कि बाहर के देशों में कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव हो रहा है पर वो आपके देश में आ नहीं पा रहे, आप कुछ भी इनोवेट और क्रिएट कर पा रहे हो वो बाहर के देशों में जा नहीं पा रहा है। इससे दो चीजें क्या हुई कि एक तो लिमिटेड इनपुट बना, ज्यादा चीजें अपना बना पा रहे हो ना आपके पास आ पा रही है, उसका फीडबैक मिलना भी बंद हो गया। आगे क्या, स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट,
ऑब्वियसली यार, अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो तो आपके माइंड में क्या चीज आएगी सबसे पहले कि यार अगर मैं इस काम को करूंगा पता नहीं मुझे अवार्ड मिलेगा कि डी अवार्ड मिलेगा, क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि जो एक गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के अंदर में आपको ऐसी गवर्नमेंट जहां पर सिंगल व्यक्ति सिंगल डिसीजन ले रहा है वो आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो आपके समय में हर समय की इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि अगर आपसे एक गलती हुई और आपकी गर्दन कट गई। कुछ देशों के नाम लेता हूं, चाइना, ताइवान, बोत्सवाना, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, ओमान, वियतनाम, साइप्रस, सऊदी अरेबिया, कतार, जिम्बाब्वे, नॉर्थ कोरिया। ये सारे के सारे जो देश हैं वो सारे के सारे जो है ऑटोक्रेसी कंट्रीज हैं। ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बारे में भी समझते हैं। देखिए ऑटोक्रेसी में क्या होता है, वो डिक्टेटर चलाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल चलाती है। लीडरशिप स्टाइल्स एंजॉय फुल अथॉरिटी विद द सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी कि जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज के पास होती है, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास होती है, वही सारे के सारे कंट्रोल करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में उल्टा होता है, यहाँ पे ये लोग बिलीव करते हैं पावर शेयरिंग के अंदर में। आगे समझते हैं, डिसीजन आर टेकन बाय द लीडर। जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, एक ऑटोक्रेसी का लीडर लेता है। आगे समझते हैं कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में सबऑर्डिनेटेड यानी कि सब लोग मिलकर के लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। आगे समझते हैं, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेरी जो कंपनी है उसमें जब तक शेयरिंग नहीं है और मैं अकेले डिसीजन ले रहा हूँ, मैं जो बोलूंगा वो सारी की सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दो लोग मिलकर के उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर दोनों की रजामंदी होगी तब वो चीज आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। आगे समझते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल होता है और एक होता है लूज कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो चीज कंट्रोल करनी है मैं कंट्रोल करूंगा, यानी कि सबका भगवान कौन हूं, मैं हूं। लेकिन लूज कंट्रोल में क्या होता है कि जब आपको कुछ कंट्रोल करना होता है आप अकेले मिलकर के कंट्रोल नहीं करते, आपके साथ साथ पूरे का पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, आगे समझते हैं, यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है और इसमें स्लो डिसीजन मेकर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।